जल्दी जल्दी ये सोल्यूशन देख लीजिए सभी लोग, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, दी गई राशियों में सदिश है। आज की एसटी में कुछ क्वेश्चंस रिपीट हैं जो पिछली एसटीओ में थे, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन वो इसलिए मैं रिपीट लगाया हूँ कि बहुत से लड़के जो पहले आंसर जानते हैं वो सब कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये चीज़ देखने के लिए, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो सकते हैं पिछली वाली एसटी के, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपको हमको ये भी देखना है ना, हमको भाई नए क्वेश्चन ही थोड़ी बनते रहेंगे, कुछ क्वेश्चन में ये भी देखना है कि अगर हम रिपीट करा रहे हैं तो आपको याद है कि नहीं याद है। दी गई राशियों में सदिश है कि नहीं, बताइए। दी गई राशियों में सदिश कौन सी है, विच ऑफ दीज इज वेक्टर। दी गई राशियों में सदिश है, चुंबकीय छेद होता है, चुंबकीय फ्लक्स नहीं है, घनत्व भी नहीं है, विभव भी नहीं है, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र सदिश है, वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, ए नंबर आंसर। सेकंड देखो, एक पिंड का आयतन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट द्वारा नापा गया है। देखिए सेल्सियस में भी नापा गया और फ़ारेनहाइट में भी नापा गया, तो बताओ सेल्सियस में अगर हम नापते हैं तो हमारा नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन यही नॉर्मल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट है। तो फ़ारेनहाइट में सेल्सियस में कम आता है, वही ताप इसमें ज़्यादा आता है, तो फ़ारेनहाइट में ज़्यादा आएगा, सेल्सियस फ़ारेनहाइट द्वारा ताप सेल्सियस से सदैव अधिक, बी नंबर आंसर, ऑलवेज ग्रेटर देन सेल्सियस। आगे देखा जाए, आगे देखिए, प्रति सेकेंड 88 कंपन कर रही है, पर सेकेंड 88 कंपन का मतलब होता है 88 कंपन पर सेकेंड का मतलब ये फ्रीक्वेंसी दे दिया है, फ्रीक्वेंसी बराबर 88 हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी 88 हर्ट्ज है और वेलोसिटी कितनी है 330 मीटर पर सेकेंड, तो लैम्डा बराबर v बटे एफ, 330 बटे 88, 30 बटे 8, 3.75 मीटर। बेटा देखिए तबीयत नहीं ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आवाज़ थोड़ी धीमी लग रही होगी, सर में दर्द बहुत हो रहा है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा। सभी लोगों जय हिंद। आकाश अवस्थी, विराट की एजुकेशन, सुमित सिंह, सत्यम कुमार, दीपेंद्र आदित्य, मोस्टली जितने लोग आ चुके हैं जय हिंद, ठीक है बेटा। तो बहुत से लोगों का ऐप बंद हुआ होगा, वो लोग आज देखिए ऐप को ओपन कराने की लास्ट डेट आज है, जिनके ऐप बंद हुए हैं वो आज ओपन करा लें, अदरवाइज ये 50 रुपीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो बंद हो जाएगा, फिर 50 रुपीज़ में ऐप ओपन नहीं होगा, आपको न्यू एडमिशन लेना पड़ेगा। अगर आपकी पुरानी आईडी आपको बढ़वानी हो तो आज रात तक का समय आपके पास है, आज रात तक आप अपना वैलिडिटी बढ़वा सकते हैं, आज रात तक 50 रुपये है केवल, इसके बाद फिर हम कोई भी पुरानी आईडी को वैलिडिटी मत नहीं देंगे, आपको न्यू पेमेंट करके नया एडमिशन लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। इसलिए आज आप लोग करा लीजिए, क्योंकि रोज़ हम एक एक दो आईडी की वैलिडिटी बढ़ा नहीं पाएंगे, आज लास्ट डेट है, आज आप करवा सकते हैं, ठीक। देखो नेक्स्ट क्या होगा अगला, एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया जाता है, इसकी त्रिज्या। ये क्वेश्चन आपका सरफेस टेंशन का है। अगर आप किसी भी बुलबुले को आवेशित करेंगे सरफेस टेंशन, तो इसकी बाहर जब आवेश होगा तो रिपेल होगा, भाई चार्ज देने से ये रिपेल होगा, रिपेल होने से इसकी रेडियस बढ़ जाएगी, आवेशित करने से इसकी त्रिज्या जो होगी वो बढ़ेगी, बढ़ती है।
अगला क्वेश्चन, ऊष्मा सबसे तेजी से संचित होती है, तो ऊष्मा सबसे तेजी से संचित किसमें होगी? तो देखिए, एक बॉडी का खुद का वॉल्यूम वो अपने वॉल्यूम पे सबसे तेजी संचित होगी। भाई हम करें एक बॉडी से दूसरी बॉडी में बीच में संवहन लगाओ या एक कंडक्शन कराओ एक से, लेकिन खुद के आयतन पर, मतलब एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर उसका जो खुद का आयतन है, उनके खुद के आयतन पर, खुद के वॉल्यूम पर वो जल्दी, मतलब खुद के अंदर सबसे तेजी से होगी उनके आयतन पर, मतलब खुद की वॉल्यूम पे, एट देयर वॉल्यूम सबसे तेजी से इंटरनल मूवमेंट सबसे फास्ट होती है। ओके, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंटरनल मूवमेंट इसलिए क्योंकि उसके मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होते हैं तो जल्दी मूवमेंट कराते हैं। इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे, सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का दिखता है। ये हमने आपको पहले भी बताया, सूर्योदय के समय सूर्य लाल रंग का इसलिए दिखता है क्योंकि सूर्योदय सूर्यास्त के समय सबसे ज़्यादा दूर होता है। केवल रेड ही ऐसा है जिसकी वेलोसिटी ज़्यादा होने के कारण और प्रकीर्णन कम होने के कारण हम तक आ पाता है, क्योंकि दूरी बहुत ज़्यादा है, दूरी ज़्यादा है, प्रकीर्णन कम है, तो रास्ते में ख़त्म नहीं होता है। तो लाल रंग का जो प्रकीर्णन कम होने के कारण रास्ते में वो ख़त्म नहीं होता है, स्कैटरिंग कम है, बिखराव कम है, बिखरता कम है। रास्ते में पॉलीथीन में तुम शक्कर ले जा रहे हो, छेद हो जाए, छोटा छेद होगा, कम बिखरेगी, एक में बड़ा छेद है ज़्यादा बिखरेगी, तो जिसकी ज़्यादा बिखरेगी घर तक नहीं जा पाएगी, दूरी अगर ज़्यादा है तो। अगर छेद कम है, थोड़ी थोड़ी बिखर रही है, तो घर तक पहुंच जाएगी। तो लाल रंग कम कम बिखर रहा है तो हम तक आ गया, बाकी ज़्यादा बिखर रहे थे, बाकी रंग ज़्यादा बिखर रहे थे तो वहीं रास्ते में ख़त्म हो गए। तो सूर्योदय के समय, सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल दिखना जो है वो प्रकाश का प्रकीर्णन लाल रंग का कम होता है, इस कारण होता है। एक दंत चिकित्सक, ये क्वेश्चन रिपीट है, ये क्वेश्चन हमने करवाया था, ये क्वेश्चन आपका जो है वो रिपीट है। डेंटिस्ट, जो डेंटिस्ट होते हैं, डेंटिस्ट, एक दंत चिकित्सक, डेंटिस्ट के लिए हमको बिगर इमेज चाहिए, बिगर चाहिए और बड़ी चाहिए और सीधी चाहिए, बड़ी और सीधी चाहिए। तो बड़ी के लिए एक से ज़्यादा होना चाहिए मान, और पॉजिटिव में होना चाहिए, तो निगेटिव वाले तो काट दो, और एक से ज़्यादा ना हो तो काट दो। अब +6 और +3, तो जितनी बड़ी इमेज हो उतना बेटर है, तो +6 टिक करोगे, जितनी बड़ी इमेज हो तो +6 टिक करो, तो इसकी वजह से ये तो +6 हो जाएगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट है किस एसटी का, ये आपको दिमाग में होना चाहिए। ये क्वेश्चन रिपीट है, आपको अच्छे से पढ़ना भी है, ठीक है ना। रिपीट क्वेश्चन है, एसटी में पहले करवा चुके थे, अब आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, उत्तल दर्पण का आवर्धन होता है मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर। जो मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर होता है, मैग्निफिकेशन ऑफ प्लेन मिरर, उत्तल दर्पण जो होता है, उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव 1 से ज़्यादा होता है एंड पॉजिटिव होता है। ये ध्यान दो, 1 से ज़्यादा और पॉजिटिव आंसर, 1 से अधिक होगा और पॉजिटिव होगा, 1 से अधिक होगा और पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि ये उत्तल दर्पण का आवर्धन 1 से कम होता है, 1 से ज़्यादा कभी नहीं होता। देखो उत्तल दर्पण आभासी सीधा छोटा देता है, आभासी सीधा छोटा, आभासी सीधा से पॉजिटिव, वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर। उत्तल दर्पण का मतलब होता है वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर, तो सदैव 1 से अधिक नहीं, 1 से कम होगा और धनात्मक होगा, सी नंबर आंसर। एम का मान <1 होगा एंड पॉजिटिव होगा, एंड पॉजिटिव। 1 से ज़्यादा तो बड़ी इमेज के लिए होता है, बड़ी इमेज अवतल दर्पण होता तो 1 से कम होगा। वर्चुअल इरेक्ट स्मॉलर का मतलब है 1 से कम और धनात्मक। उत्तल दर्पण का जो आवर्धन होगा 1 से कम होगा, धनात्मक होगा, फिक्स होता है। देखिए, और प्लेन मिरर आ जाता, यही प्लेन मिरर आता तो =1 एंड पॉजिटिव हो जाता, तो इनके लिए फिक्स है। कॉन्वेक्स मिरर के लिए 1 से कम और पॉजिटिव, और यही अगर अवतल पूछे तो नॉट फिक्स, इसके लिए फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स। तो इन दो के आंसर याद कर लो, इन दो के पूछे जाते हैं। आगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक उत्तल लेंस स्क्रीन पर वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है जिसका आवर्धन 1.8 है। वास्तविक प्रतिबिंब, उत्तल लेंस की बात आ रही, उत्तल लेंस स्क्रीन पे इमेज बना रहा है जिसका आवर्धन 1.8 है, तो माइनस का 1.8 क्योंकि रियल है। जब स्क्रीन को 5 सेंटीमीटर खिसका दिया तो 2, अब नया आवर्धन 2 हो रहा है 2.0, लेकिन स्क्रीन पे ये अभी भी रियल है। अच्छा, एम बढ़ने का मतलब है कि स्क्रीन 5 सेंटीमीटर दूर खिसकाई गई है, क्योंकि अगर आप
पास लाते, ये इमेज 1 हो गई, ये इमेज 2 हो गई, तो मैग्निफिकेशन m डैश और m, तो 5 सेंटीमीटर दूर खिसका रहे हो, तो अगर पहले x थी तो अब हो गई x+5। पहले वाले केस में अगर v का मान तुम्हारा x माना था तुमने, प्लस का x, क्योंकि राइट साइड था, तो अब तुम्हारा v डैश जो हो गया वो x+5 हो गया, क्योंकि 5 सेंटीमीटर खिसका दिया गया। अब अप्लाई कर लो, v बराबर होता है, फॉर्मूला होता है 1 माइनस m गुणे f, v बराबर 1 माइनस m गुणे f, ये फॉर्मूला होता है। अप्लाई कर लो, v बटे v डैश बराबर 1 माइनस m इंटू एफ, 1 माइनस m डैश इंटू एफ, f तो वही कट जाएगा। अब वैल्यू रखो, v हो गया x, v डैश हो गया x+5, 1 माइनस माइनस 1.8, 1 माइनस माइनस 2, तो ये तुम्हारा 1 1 2, 2.8 हो गया, और ये माइनस माइनस प्लस 2 1 3 हो गया, पॉइंट हटा दिया, 0 बढ़ा दिया, तो 28 बटे 30। सॉल्व करो, सॉल्व करने पे 30x बराबर 28x प्लस 28 गुणे 5 140, 28 पंचे 140, 2x, x बराबर 70, x बराबर 70 आएगा, 2x बराबर 140, x बराबर 70 सेंटीमीटर। अब x 70 आया है तो मतलब कि v आ गया, क्योंकि लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो अब तुम्हारा x का मान 70 आने का मतलब ये हुआ कि आपको x पता चल गया। अब किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख लो, जैसे कि v बराबर 1 माइनस m इंटू एफ था, 1 माइनस m इंटू एफ पहले वाले में रख लो, x बराबर था, x बराबर 2.8 f आया था, तो यहाँ 70 रख लो, 2.8 f, पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लो, 7 चौको 28, 100 काटा 25, f बराबर 25 सेंटीमीटर आंसर आएगा। थोड़ा सा लेंदी प्रोसीजर है, बस सॉल्व लेकिन करना पड़ेगा, ठीक है ना, 2 स्टेप में आंसर होगा। सुनो एसटी भेज दो ग्रुप में एसटी हम भेज दे रहे हैं बेटा, सब लोग आप लोग उससे पढ़ करके लगा सकते हैं। आगे देखेंगे, नेक्स्ट, लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है, एक लेंस की शक्ति +6 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी f बराबर होता 100/6 और प्लस अब 16.67 सेंटीमीटर आंसर, ये आपका आंसर आ गया, क्योंकि f बराबर 100/p होता है सेंटीमीटर में आंसर देने के लिए, 16.67। अब देखो ये वाले ऑप्शन आपके अलग दिख रहे हैं ना, तो ये पावर ऑफ लेंस, तो ये तो काट ही दो, क्योंकि ये गलत ऑप्शन लिख गए। ये बस इतना ऊपर देखो, इतना क्वेश्चन नोट करो, इंग्लिश वाले बस ऊपर वाले ऑप्शन सही हैं, कभी कभी ऑप्शन हिंदी वाले से मैच करेंगे, ये ऑप्शन गलत हो गए। ये ऑप्शन थोड़े अलग दूसरे के लग गए हैं, ऊपर वाले ये ऑप्शन है। अगला देखो, नेक्स्ट, हीरा अधिक चमकदार प्रतीत होता है क्योंकि, हीरा अधिक चमकदार प्रतीत होता है क्योंकि हीरे की आणविक संरचना ही ऐसी है। हीरा अधिक चमकदार प्रतीत होता है क्योंकि तो हीरा जो ज़्यादा चमकता है वो ड्यू टू TIR चमकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा अधिक चमकता है क्योंकि उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। हीरा अधिक चमकता है क्योंकि उसका रीज़न है TIR। हीरा अधिक चमकने का कारण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR है, ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट आंसर, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा अधिक चमकदार प्रतीत होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बात को पढ़ा, TIR के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। अगला देखो, नेक्स्ट, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, जब प्रकाश जो है वो वन मीडियम टू अनदर मीडियम जाता है, वन मीडियम से अनदर मीडियम जाएगा,
और ये ध्यान देना, अब ये 25 एसटी हो गए। अब हमारा जो अगला टॉपिक ज़्यादा फोकस होगा वो मॉडर्न फिजिक्स फोकस होगा एसटी में। अधिकतर क्वेश्चंस वहाँ से मिलेंगे आपको, ठीक है। तो देखिएगा कि हम आपको पेपर तक, भले आपको कोर्स कंप्लीट ना हो, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से ही हम आपको अधिकतर यूनिट कंप्लीट करा देंगे। यहाँ पे अभी हमने हीट और, जैसे अभी आपने देखा होगा इसमें हमने मोस्टली हीट और ऑप्टिक्स पे ज़्यादा फोकस किया था। अब हम मॉडर्न फिजिक्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे, मॉडर्न फिजिक्स और मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएंगी आपकी सब। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम जा रहा है तो क्या परिवर्तित हो जाता है, तो बस ये याद रखना फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। अगर आपके किसी ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी को बदल रहा है तो गलत। देखो आवृत्ति क्या परिवर्तित हो जाता है, तो यहाँ लिखा आवृत्ति, आवृत्ति परिवर्तित होती नहीं, गलत, ये भी गलत। यहाँ भी आवृत्ति आ गई, ये भी गलत, ये सब गलत हो गए। चौथा तो लिखा ही नहीं, मतलब 4 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तरंग दैर्घ्य और वेग, क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी लैम्डा और वी चेंज होते हैं, फ्रीक्वेंसी कभी नहीं बदलती। तो इसका आंसर कौन सा हुआ, ए नंबर। वेवलेंथ एंड वेलोसिटी चेंज होती है। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होगा, कांच प्रकाश किस रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम होता है, लाल, पीला, हरा, बैगनी। कांच का अपवर्तनांक किस रंग के लिए कम होता है, तो लैम्डा इज मैक्सिमम फॉर रेड। तो याद रखिए एन इज मिनिमम फॉर रेड, उल्टा चलता है। एन मैक्सिमम होता है बैगनी का, एन मैक्सिमम होता है बैगनी का, तो एन मिनिमम होता है रेड का, ठीक है, ये ध्यान रखना। अपवर्तनांक प्रकाश के लिए सबसे कम, एन मिनिमम होगा रेड के लिए, एन मिनिमम होगा रेड के लिए, ओके, ये ध्यान रखना। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा। अपवर्तनांक देखो लैम्डा मैक्सिमम होती है रेड की, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा, इनवर्स में चलता है। क्योंकि सब कुछ, केवल 2 चीजें याद कर लो, केवल अपवर्तनांक और विचलन कोण, ये 2 चीजें याद कर लो। ये जो अपवर्तनांक और विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपवर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और विचलन कोण, ये 2 चीजें ऐसी होती हैं, ये 2 चीजें ऐसी हैं जो मैक्सिमम है बैगनी की और मिनिमम है रेड की। बाकी सब कुछ मैक्सिमम होता है रेड का। ये 2 चीजें मैक्सिमम बैगनी की हैं और मिनिमम रेड की हैं। बाकी सब कुछ, चाहे लैम्डा हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे फोकल लेंथ हो, चाहे विक्षेपण क्षमता हो, ये सब मैक्सिमम होती है रेड की। क्रांतिक कोण हो, सी क्रिटिकल एंगल हो, ये सब रेड के लिए मैक्सिमम है, पर ये 2 चीज़ें बैगनी की मैक्सिमम है, ओके। अगला देखा जाएगा। फ्रॉनहोफर रेखाएं किसके वर्णक्रम में दिखाई पड़ती है, ये हमने आपको और भी बताया था, शायद याद रखें। फ्रॉनहोफर रेखाएं का मतलब होता है काली रेखाएं। देखिए सूर्य के विकिरण में प्राप्त होती है, सूर्य के। देखो फ्रॉनहोफर का मतलब होता है सूर्य से सारी किरणें निकलती हैं, लेकिन तब भी उनमें भी कुछ एब्जॉर्ब रहती हैं। जो एब्जॉर्ब रहती है वो काली होती है, काली। तो जनरली वो रुकी हुई होती हैं। लेकिन जब सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण के समय ये काली रेखाएं भी बाहर आने लगती हैं। मतलब पूर्ण सूर्य ग्रहण में होता क्या है, ये काली शक्तियां भी बाहर आती हैं। इसीलिए सूर्य ग्रहण में हम लोग कहते हैं भगवान को ढक दो और बाहर ना निकलो, खाना पीना ना खाओ। निगेटिव एनर्जी ज़्यादा आती है सूर्य ग्रहण के समय, क्योंकि ये जो एब्जॉर्ब एनर्जी जो हमें नुकसानदायक होती है उनको जनरली सूर्य भगवान रोकते हैं। लेकिन फ्रॉनहोफर रेखाएं वही काली धब्बे होते हैं, वही काली रेखाएं होती हैं, और सूर्य ग्रहण के समय वो भी आपका एमिट हो जाती हैं। तो एक दिन ऐसा आता है जिसमें हमको अंदर रहना चाहिए, और सूर्य ग्रहण में वो शक्तियाँ भी बाहर आ जाती हैं। तो सूर्य ग्रहण में फ्रॉनहोफर रेखाएं सूर्य में प्राप्त होती हैं, फ्रॉनहोफर विवर्तन। अगला देखो, एक सूर्यरश्मि की लंबाई बढ़ाई जाती है तो इसकी आवर्धन क्षमता, सूर्यरश्मि की लंबाई बढ़ाने पे आवर्धन क्षमता बढ़ती है, याद रखिएगा। सूर्यरश्मि की नली की लंबाई बढ़ाने में आवर्धन क्षमता बढ़ेगी, इंक्रीजेस। अगला देखो, प्रदीप्त घनत्व का मात्रक होता है लक्स। प्रदीप्त घनत्व, अच्छा प्रदीप्त घनत्व है ये,
ज्योति फ्लक्स प्रदीप्त घनत्व का मात्रक, तो ल्यूमेन प्रदीपन तीव्रता का मात्रक होता है, लक्स होता है, इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन लक्स होता है। लेकिन ये देखिए प्रदीप ल्यूमिनस का मात्रक, तो यहाँ आंसर होगा ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर, ल्यूमेन पर मीटर स्क्वायर। अगला देखते हैं नेक्स्ट। +4 और 5 के दो बिंदु एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। +4 माइक्रोकुलाम +5 माइक्रोकुलाम एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर हैं। एक दूसरे पे बल मतलब 1:2 और 2:1 इनका अनुपात बताना, F12 F21, तो ये अनुपात 1:1 आएगा, बात खत्म। एक दूसरे पे बल तो बराबर लगाते हैं ना, यहां पे कह रहा है एक दूसरे पर लगाए गए बलों का अनुपात 1:1, क्योंकि यहां पर जो 1 के द्वारा 2 पर और 2 के द्वारा जो 1 पे लगेगा, 1 के द्वारा 2 पर और 2 के द्वारा 1 पे इक्वल होता है, बस माइनस का अंतर होता है, दिशा अपोजिट होती है बस, बाकी अनुपात वही आएगा 1:1। एक दूसरे पर लगाए गए बलों का अनुपात 1:1 होगा। कुछ दूरी पर रखे 2 बिंदु आवेशों को वायु के स्थान पर केरोसिन, देखिए K फॉर एयर जो होता है वो 1 होता है, और K फॉर केरोसिन, अब केरोसिन हमका मतलब है कि कोई भी मीडियम में यूज करोगे तो K का मान 1 से ज़्यादा हो जाएगा, F प्रोपोर्शनल टू 1/K होता है। अगर K का मान बढ़ेगा तो F का मान घटेगा, बात समझ लो। ये पिछले क्वेश्चन पे पहुंच गए हम, ये देखिए K का मान बढ़ेगा, केरोसिन के लिए K का मान बढ़ेगा, और K का मान अगर बढ़ा तो F प्रोपोर्शनल टू 1/K, तो F घटेगा, ठीक है। तो डिक्रीज टिक कर दो, क्योंकि केरोसिन के लिए K बढ़ेगा तो फिर बल घट जाएगा, K बढ़ेगा तो 1/K से F घटेगा, डिक्रीजेस। एयर के लिए 1 होता है, एयर के लिए 1 होता है, और केरोसिन के लिए 1 से ज्यादा होता है। प्रतिरोध तार उस दिन बताया था, संयोजक तार मतलब कम रेजिस्टेंस, और प्रतिरोध तार का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस। प्रतिरोध तार का मतलब होता है हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध किसका होता है? जो हीटिंग इफेक्ट देते हैं, और हीटिंग इफेक्ट होता है नाइक्रोम वायर, टंगस्टन वायर, ये सब जो उच्च प्रतिरोध के होते हैं, तो इन टंगस्टन के बनाए जाते हैं, क्योंकि नाइक्रोम है नहीं, तो या तो नाइक्रोम होगा या टंगस्टन होगा। जो हाई रेजिस्टेंस को सहन करता है वो या तो हीटिंग इफेक्ट या तो टंगस्टन देता है या नाइक्रोम वायर देता है, तो टंगस्टन आंसर। नेक्स्ट, एक 12 ओम के प्रतिरोध तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो तो विभवांतर, इससे सरल क्वेश्चन नहीं मिलेगा पेपर में, ये ध्यान दो। V = IR होता है, तो I = V/R, विभवांतर निकालना है तो V = IR हो गया। I कितना? 2 एम्पियर की धारा हो गई, 12 ओम का प्रतिरोध तार है। अब बताओ, इससे सरल कोई आंसर कभी नहीं जिंदगी में क्वेश्चन नहीं आएगा। 12, 14, 24 कुल्लो को इसको भी गलत कर दें। अगला, 2 प्रतिरोध जिनके मान 50 ओम 100 ओम है, 1.5 वोल्ट की बैटरी के श्रेणी क्रम में लगे हैं। तो पहले तो 1.5 वोल्ट की बैटरी, फिगर देखो, 1.5 वोल्ट की बैटरी हो गई, और 50 ओम उसके श्रेणी क्रम में, ये 50 ओम हो गया और 100 ओम हो गया, ये श्रेणी क्रम में लगे, हमने लगा दिया। ये 50 ओम हो गया, 100 ओम हो गया, ये 1.5 वोल्ट हो गया। 100 ओम का जो प्रतिरोध है उसका विभवांतर, अब इसका जो विभवांतर नापा गया, तो विभवांतर नापा गया वोल्ट मीटर द्वारा, तो वोल्ट मीटर तो पैरेलल जोड़ा जाता है ना, वोल्ट मीटर है, और इसका खुद का रेजिस्टेंस 100 ओम है, इसका खुद का रेजिस्टेंस भी 100 ओम है वोल्ट मीटर पैरेलल जोड़ा जाता है। अब वोल्ट मीटर का पाठ क्या होगा? वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, तो वोल्ट मीटर का पाठ क्या होगा? मतलब वोल्ट मीटर का वोल्टेज, मतलब यहाँ का वोल्टेज, तो जो इसका, ये दोनों पैरेलल जुड़े हैं, जो इसका वोल्टेज होगा वही इसका वोल्टेज होगा, तो V2, और ये हो गया V1। अच्छा, V2 कैसे निकालोगे? V2 अगर हम इसका R हमको पता चल जाए तो IR2 के हिसाब से आ जाएगा। V2 बराबर, क्योंकि भाई V2 और V1 और धारा सेम जाएगी भाई, इसमें पूरा एक खट्टा, तो IR2 कर लोगे, ये R1 है। हम क्या करते हैं, पहले I निकालते हैं, तो I कैसे निकालेंगे? V/R,
टोटल V कितना है 1.5 R। अब R निकालो। R कैसे निकालोगे, पहले ये दोनों पैरेलल करो, 100/2, 100/2 पैरेलल से 50 होंगे। अब 100/2 50 हुआ, अब 50 और 50, अब 50 और 50 जोड़ा तो 100 होगा, 100। ये तुम्हारा आया नेट रेजिस्टेंस सब जोड़ के। पहले इन दोनों को पैरेलल किया, जब ये आ गया उसको इसके साथ सीरीज जोड़, 100 ओम आ गया, 100 रख लो यहाँ डिवाइड में। जब डिवाइड में 100 रखा तुमने तो ये तुम्हारा आ गया 1 2 3, मतलब कि 1000 है ना। तो 0.015 एम्पियर ये आंसर आया, 0.015, 1.5 गुणे 10 की घात -3। अब एक्चुअल में यहाँ का जो वोल्टेज है इसका नेट रेजिस्टेंस के हिसाब से अगर हम देख लें तो हमने इसको पूरा निकाला तो 50 ओम आया। अब V2 बराबर जो तुम IR2 करोगे तो R2 तुम्हारा जो नेट आया है वो 50 आया है। तो 0.015 गुणे 50 तुमने किया, तो जब 50 किया तुमने तो 1 0 ही हो गया, 15 पन्ना 75, और 3 के बाद लगाना है तो 0.75 हो गया V2 बराबर तुम्हारा आंसर आया 0.75 वोल्ट। ये जो V2 आया यही तुम्हारा वोल्टेज हो गया 0.75। और अगर तुम्हें ये देखना हो कि 1.5 बनना है तो इससे भी तुम क्लियर कर सकते हो, यहाँ पे भी 0.75 आएगा, दोनों मिला के 1.5 हो जाएगा। तो यहाँ तुम्हारा जो आंसर आया 0.75 वोल्ट आया, 3rd नंबर आंसर आया। कुछ लोग वोल्ट मीटर के पाठ्यांक को निगलेक्ट कर देते, बस वहीं दिक्कत होती है, ठीक है। तो 100 के वोल्ट मीटर की जो बात है, वोल्ट मीटर का 100 ओम है तो वो इसके पैरेलल जोड़ा जाता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, यहाँ कहीं इन्होंने नहीं लिखा कि वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ा जाता है, लेकिन ये आपको अगर याद होगा, ये हमने बताया ना, वोल्ट मीटर कभी भी नापोगे तो वोल्ट मीटर पैरेलल जुड़ता है। वोल्ट मीटर कैसे जुड़ता है, पैरेलल जुड़ता है ना बेटा। तो वोल्ट मीटर पैरेलल जुड़ता है, ये आपको याद होगा तभी आप कर पाओगे, नहीं तो कभी कर नहीं पाओगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो वोल्ट मीटर पैरेलल जुड़ता है, हमने पैरेलल जोड़ दिया। अब 100 और 100 का पैरेलल निकालेंगे तो 50 ओम आएगा, और फिर उसको फिर इसके साथ सीरीज में जोड़ देंगे, 50 100 ओम हो जाएगा। ये नेट रेजिस्टेंस हो गया, आई बात। और नेट रेजिस्टेंस के लिए भी धारा तुम्हारी नेट निकाल दोगे तो यहाँ से 0.015 एम्पियर धारा आ गई। अब V2 बराबर IR2 हो गया। क्लियर, चलो सभी लोगों को क्लियर हो गया, ये कमेंट में लिख दो क्लियर। आगे अगला क्वेश्चन नेक्स्ट 22वां देखिए। एक 220 वोल्ट पर 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा लेता बल्ब की शक्ति बताइए। P बराबर निकालना है आपको। एसटी ले गया, कहाँ चली गई? अजीत एसटी निकालो यार, अजीत एसटी यार, एसटी। देखो बेटा, एक बल्ब पर 220 वोल्ट और 0.8 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है बल्ब की शक्ति। तो P बराबर V दिया है, I दिया, P बराबर VI होता है, P बराबर I² R भी होता है, और P बराबर V² बटे R भी होता है। तो यहाँ पे हमें इस वाले फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। P बराबर VI, V 220 है और I है 0.8। सॉल्व कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17, 176 वाट, ठीक। अगला देखो 23वां। 1 किलोवाट घंटा से ऊर्जा उत्पन्न उपमा। तो कुछ लोग ये याद रखते हैं 1 किलोवाट घंटा सबको पता है। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁶ जूल। कुछ लोग को यही वैल्यू देख रहा हूँ, यही जल्दी जल्दी में टिक कर देंगे। अब एक कैलोरी में पूछा गया भैया, कुछ लोग बस 36 ही देखते हैं, देख कर टिक कर देते हैं, गलत। अब जूल से कैलोरी, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है ना। तो जूल से कैलोरी में बदलोगे तो क्या करोगे, 2 कैलोरी को कन्वर्ट करते हो जूल में। जब कैलोरी से जूल में बनाते हो तो गुणा करते हो 4.2 का। उल्टा देखो, जब जूल से कैलोरी बनाओगे 4.2 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कर लो, 3.6 × 10⁶ जूल होता है, उसको तुमने किससे डिवाइड किया, 4.2 से, ठीक है।
सॉल्व कर लेना 42/36, उसके बाद सॉल्व करोगे तुम्हारा तो कितना आंसर आएगा, 8 चौको 32 होता है। हम इसको 4 मान लें बाई चांस, समझो कहने वाला हम इसको 360 कर दें, 360/42 करके 10 की घात 5 कर लें, और हम यहाँ पे क्या करें 0 मान लें, 0 0 कट जाए, 8 चौको 32, 8 समथिंग करके आ रहा, बस बात खत्म, यही आंसर होगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ठीक, अगला विद्युत बल्ब में अक्रिय गैस। हाँ, इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने अक्रिय गैस भरी, इलेक्ट्रिक बल्ब में हमने इनर्ट गैसें भरी हुई हैं, इनर्ट गैसेस। अक्रिय बल्ब में हमने अक्रिय गैसें भरी, अक्रिय गैस से होता क्या पता है, नॉन रिएक्टिव होती है। जब ये नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं, नॉन रिएक्टिव, तो नॉन रिएक्टिव से क्या होता है कि हमारी नॉन रिएक्टिव गैसेस जो होती हैं, अक्रिय गैसें मतलब इनर्ट गैसेस जो हमारी नॉन रिएक्टिव गैसें होती हैं, वो नॉन रिएक्टिव गैस क्या करती हैं, नॉन रिएक्टिव गैसेस जो होती हैं उनसे हमारा जो अंदर का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट, वो रिएक्ट नहीं करता। जब रिएक्ट नहीं करता तो वाष्पीकरण नहीं होता, डज नॉट डिसोसिएट, डज नॉट डिसोसिएट, या वेपराइज नहीं होता। समझ लो, वाष्पीकरण नहीं होता, वेपराइजेशन नहीं होता है, तो 3rd नंबर आंसर। अगर वो वेपराइज होने लगा, वो उसका धीरे धीरे डिसोसिएशन होने लगा तो खत्म हो जाएगा वो, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष से तीव्र धनावेशित कण पृथ्वी पर गिर रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण एक कण विक्षेपित हो जाएंगे। अच्छा, धनावेशित कण पृथ्वी पर गिर रहे हैं, तो ये जब गिरेंगे, ये पृथ्वी पर गिर रहे हैं, ये पृथ्वी पे गिरेंगे, ये इनको निगलेक्ट कर देगा, और भाई गिरेगा तो ये इनको भेज देगा किधर, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये कण विक्षेपित हो जाएंगे। तो ये आपके मूव कर जाएंगे पूर्व की ओर, टुवर्ड्स ईस्ट। इसका आंसर ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो, तो आज की एसटी कंप्लीट हो गई, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिएगा लास्ट वाला क्वेश्चन। हम आपको और सभी लोग आज अपने 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 वैलिडिटी बढ़वा लीजिएगा, क्योंकि आज के बाद में वो 100 रुपीज़ वैलिडिटी के बढ़ जाएंगे, 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे। जिनके ऐप बंद हो चुके हैं वो फिर वैलिडिटी बढ़वाने के फिर फीस ज़्यादा लगेगी, इसलिए अपनी अपनी वैलिडिटी जिसकी ख़त्म हो गई वो बढ़वा लें, ठीक है। चलिए, जय हिंद।